अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की माशरत उलूम के बाब नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। बाब 4 का नाम है तारीख़ यानी कि हिस्ट्री। बाब अव्वल से लेकर बाब 6 तक की वीडियोस भी चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी हैं, जिनके अंदर हर चैप्टर में से हमने जो सरगर्मियाँ थी और एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल थे उन सब को जो है डिस्कस किया है आसान दुरुस्त वजाहत के साथ। तो अभी हम अपनी बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि कोरस से रिलेटेड जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और ख़ुद ब खुद पहुंच जाए। तो जब हम बाब 4 का आगाज़ करते हैं तो हमेशा की तरह सबसे पहला सवाल है हमारे पास थिंक एंड आंसर, यानी कि सोचें और जवाब दें। तो बाब 4 में हमारे पास 2 सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल है तहज़ीब किसे कहते हैं, तो इसका हम आंसर करते हैं, जो कि मैंने आपके लिए सेपरेट लिख रखा है। किताब के अंदर जो है सवाल के जवाब थोड़े से आगे पीछे होते हैं, अल्फाज की तरतीब थोड़ी टफ होती है, तो ये मैंने आपके लिए आसान और जो दुरुस्त इसका जो रिदम बनता है वो मैंने रेडी किया है। तो तहज़ीब किसे कहते हैं? किसी खित्ते के लोगों की माशरती, समाजी, मुआशी, सियासी और मजहबी इक़दार पर मबनी तर्ज़ ज़िंदगी उसकी तहज़ीब कहलाती है। यानी कि किसी खित्ते के जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी रवाज रस्म व रवाज कौन से हैं, उनके यहाँ जो है सियासी लोग किस तरह से हैं, मज़हब उनका किस तरह का है, तो ये सारी बातें जो हैं उस खित्ते के लोगों की तहज़ीब कहलाती हैं। तो ये आपके लिए पहला सवाल का जवाब है, इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट करने के लिए सेव कर लें। अगला सवाल है हमारे पास दुनिया की अव्वलीन तहज़ीबों में से 3 के नाम लिखें। तो हमारे पास यहाँ पर 3 खाली डब्बे दिए गए हैं, हमने कोई से 3 जो नाम है वो लिखने हैं, अव्वलीन जो सबसे पुरानी तहज़ीबें थी उनके। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास तहज़ीब आ जाएगी जो कि पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, वादी सिंध की तहज़ीब, दूसरी मेसोपोटामिया की तहज़ीब, तीसरी कदीम मिस्र की तहज़ीब। तो ये रहा आपके पास दूसरे हिस्से का जवाब, जिसको आप नोट कर लें। आप एक साथ में कॉपी पेंसिल रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं। हर किताब की जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आप कोशिश करें एक उसके लिए 40 या 50 रुपये वाली कॉपी लें और साथ साथ जो है देखकर उसके नोट्स बनाएं। आपको किसी 1000-1500 रुपये वाले जो गाइड बुक है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गाइड बुक्स में आमतौर पर सवालात के जवाबात काफ़ी ज़्यादा टफ भी दिए गए होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कोई और सरगर्मी चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं थी। सीधे हम आएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। इसका उन्वान एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जो है इसको मेरे करने के काम इस हेडिंग के साथ इसका आगाज़ किया गया है इन सवालात का। तो पहला इसका सवाल है मेरे करने के काम, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। आपने ये पेंसिल को इग्नोर करना है, ये स्टूडेंट ने लिख रखे हैं। तो हम पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर इसके आंसर को PDF में देखते हैं। कदीम यूनान के 2 बड़े शहर कौन से थे? तो आपने यूनान जो था उसके 2 बड़े शहरों के नाम बताने हैं और फिर ये भी बताना है दोनों शहर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो हमेशा की तरह मैं आपको हर सवाल का लिंक बताऊंगा कि किताब में वो कौन से पेज से पूछा गया है। तो जब आप ये रूमी तहज़ीब इससे पीछे जाएंगे तो हमारे पास यूनानी तहज़ीब आएगी। ये पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर से ये सवाल पूछा गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं वो पैराग्राफ आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, बल्कि बराह रास्त आपके साथ इस सवाल का जवाब शेयर करूँगा। पहले हमने बताने हैं शहरों के नाम और फिर हमने बताना है वो दोनों शहर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ थे, उनके अंदर कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से दोनों शहर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो ये रहा हमारे पास पहले सवाल का जवाब। एथेंस और स्पार्टा कदीम यूनान के 2 बड़े शहर थे। तो उसने पूछा था 2 बड़े शहर कौन से थे, हमने उनके नाम बता दिए, एथेंस और स्पार्टा। अब वो कह रहा है कि मुख्तलिफ किस तरह से थे। दोनों शहर सकाफ़त के लिहाज से मुख्तलिफ थे, यानी कि दोनों शहरों की सकाफ़त मुख्तलिफ थी। स्पार्टा के लोग जंग लड़ने के तरीक़ों, जबकि एथेंस के लोग तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब है। कदीम यूनान के 2 बड़े शहर कौन से थे, दोनों शहर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ थे? तो ये आपने एथेंस और स्पार्टा से लेकर तवज्जो देते थे तक इसके दोनों हिस्सों का जो जवाब है वो लिख लेना है। आगे हमारे पास ओलंपिक खेलों का आगाज़ कब और कहाँ हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सवाल कहाँ से लिंक कर रहा है किताब में, ताकि आपको जो है
जहन नशीन करने में आसानी हो। ये बेसिकली यही यूनानी तहज़ीब के बाद जो ये पैराग्राफ आप ऊपर देख रहे हैं, ओलंपिक खेलों का पैराग्राफ आएगा, ठीक है। इसके अंदर से जाके आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए आंसर को सेपरेट करके रखा है, जिसको हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ओलंपिक खेलों का आगाज़ 2 दफ़ा हुआ था, तो उसी हिसाब से हम इसका जवाब देंगे। ओलंपिक खेलों का आगाज़ कब और कहाँ हुआ? ओलंपिक खेलों का आगाज़ 776 कबल अज़ मसीह में यूनान के शहर ओलंपिया में हुआ, इसलिए इनको ओलंपिक्स का नाम दिया गया है। यूनान का एक शहर था ओलंपिया, और इस शहर से 776 कबल अज़ मसीह जो है इसका आगाज़ हुआ था। इसके अलावा इनका जब दोबारा आगाज़ हुआ तो जदीद ओलंपिक खेलों का आगाज़ भी यूनान से ही हुआ, 1896 में हुआ। तो अब इसको आप इस तरह से जवाब लिखेंगे, ओलंपिक खेलों का आगाज़ 776 कबल अज़ मसीह में यूनान के शहर ओलंपिया में हुआ, इसलिए इनको ओलंपिक्स का नाम दिया गया है। जदीद ओलंपिक खेलों का आगाज़ भी यूनान से ही 1896 में हुआ। पहले इस वक्त हुआ, उसके बाद दोबारा इस वक्त हुआ, और दोनों बार जो है ओलंपिक्स का आगाज़ यूनान से ही हुआ। ये इसका जवाब है, इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ने के लिए सेव कर लें। तीसरा सवाल है हमारे पास, कदीम यूनान और रूम में लोग कैसा लिबास पहनते थे? तो ये पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये चैप्टर में कहाँ से चीज़ पूछी गई है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सबक के अंदर से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये देखें, कदीम यूनानियों का लिबास चीटन था, तो ये यूनानियों के लिबास के बारे में बताया गया है। और इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो ये हमारे पास रूम का एक मखसूस लिबास था, ट्यूनक और टोगा, तो ये रूमियों के लिबास के बारे में बताया गया। इस जवाब को मैंने आपके लिए जो है अलहदा कर रखा है। कदीम यूनान और रूम में लोग कैसा लिबास पहनते थे? तो कुछ इस तरह का लिबास पहनते थे, जो कि मैंने अभी आपके सामने जवाब को शो करना है। तो इसके अंदर क्योंकि 2 सवाल आते हैं तो जवाब थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा। पेपर में अगर आपको सिर्फ कदीम यूनान के लोगों का लिबास पूछा जाए तो फिर आप हाफ आधा जवाब ही लिखेंगे, मुकम्मल नहीं लिखेंगे। अगर रूम के बारे में पूछा जाए तो फिर आप नीचे वाला हिस्सा लिखेंगे। कदीम जवाब इसका कुछ इस तरह से है, कदीम यूनान के लोगों का लिबास चीटन था, यानी कि यूनान के जो लोग थे उनका लिबास चीटन था। ये कपड़े का एक मुस्ततील टुकड़ा होता था जिसे यूनानी अपने कंधे पर ब्रोच पिन और कमर पर बेल्ट की मदद से बांध लेते थे। कदीम रोम के लोगों का लिबास ट्यूनक और टोगा था। ट्यूनक सिली हुई 2 ऊनी चादरों पर मुश्तमिल होता था और टोगा एक लंबी चादर होती थी जिसे रूमी अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेते थे। अगर आप इसको ऐसे रटा लगाएंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो अगर हम इस लिबास को एक नज़र देख लें तो फिर आपको ज़्यादा समझने में और याद रखने में आसानी होगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो चीटन था ना, ये मुस्ततील टुकड़ा होता था और जिसे अपने कंधे पर ब्रोच पिन, अभी आप देख रहे हैं ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, दोनों ने ये कपड़ा ना अपने कंधे के ऊपर से गुजारा है और इसके ऊपर एक छोटी सी पिन लगा रखी है इन्होंने, इसे ब्रोच पिन कहते हैं। फिर ये अपनी कमर के ऊपर ये आप देख सकते हैं और इसका भी अंदर को छुपा होगा, इसे बेल्ट कहते हैं। तो कमर पर ये बेल्ट बांध के इस चीटन लिबास को पहनते थे। इसी तरह अगर हम ट्यूनक और टोगा की बात की जाए तो ये 2 चादरों पे मुश्तमिल होता था, जैसे इसमें रेड और वाइट है और इसमें दोनों वाइट हैं। तो ऊनी चादरें ये होती थी। टोगा एक लंबी चादर होती थी, एक लंबी चादर जिसे वो अपने जिसके के गिर्द लपेट लेते थे। तो ये हमारे पास ट्यूनक और टोगा का जो लिबास है, जो कि रूमियों का लिबास था, आपने इसको एक नज़र देख लिया। तो अब मैं आंसर आपके सामने एक बार दोबारा शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें, वीडियो को रोक कर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है वीडियो के इख्तिताम पर आप इसको लिख लें। तो पहले सवाल का हमारे पास इख्तिताम हुआ जिसमें हमने मुख्तसर जवाब देने थे। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास जवाब आएंगे तफसीली। तो दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो पहला सवाल है हमारे पास, रूमी तामीरात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो रूम जो मुल्क था वो किस तरह के लोग उस जो थे वहाँ के अपने मकान, घर या इमारतें तामीर करते थे, ये आपने बताना है। तो जवाब जो है मैंने आप पहले इसको ये भी आपको बता दूं कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो ये आप बेसिकली जब पीछे जाएंगे तो रूमी तहज़ीब की हेडिंग है और ये जो आपको नक्शा, इधर से आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये जवाब पूछा गया, लेकिन मैंने आपके लिए जवाब अलहदा कर रखा है। जवाब को हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। रूमी तामीरात के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो इसका जवाब, चूँकि ये तफसीली सवाल है तो जवाब थोड़ा सा लंबा होगा। कदीम यानी कि पुराने रूम के रहने वाले लोग आला दर्जे के इंजीनियर और ममार थे। ममार कहते हैं मकान तमीर करने वाला, इंजीनियर जो नक्शे के साथ एक तरतीब के साथ मकान को तमीर करता है। उन्होंने अपनी तामीरात में मेहराबों और गुंबदों को शामिल किया। मेहराब क्या चीज़ होती है? ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो इस तरह का आप समझ लें कि दरवाज़ा होता है, ठीक है, इस तरह का। तो और गुंबद आपको पता है जैसे हमारे मस्जिदों के ऊपर होते हैं। उन्होंने घरों में पानी पहुंचाने के लिए पक्के नाले बनाए। रूमियों ने बहुत सी वसी और अरीज़ इमारतें तामीर की, जिनमें तमाशागाहें, हमाम और कई मंजिला रहायशी इमारत शामिल थीं। तो कुछ इस तरह के मकान जो रूमी थे वो बनाते थे। ये आप आंसर को नोट कर लें और फिर आप वीडियो को रोकने के बाद इसको देख सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास पार्ट 2 का दूसरा पार्ट कि जो गंधारा के लोग थे उनका मज़हब क्या था। गंधारा के लोगों का मज़हब क्या था, इस मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ। आपने ये पेंसिल के निशानात को इग्नोर करना है क्योंकि ये एक पुरानी किताब है और तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने तौर पर इस पर निशानात लगाए होते हैं। तो दूसरा सवाल हम करेंगे, गंधारा के लोगों का मज़हब क्या था, इस मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ। तो ये रहा इसका जवाब। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ कहाँ से पूछी गई, ताकि आपको ये देखें, ये गंधारा 8, ठीक है, ये पैराग्राफ है गंधारा से रिलेटेड और ये गंधारा तहज़ीब। तो यहाँ पे आपको ये मज़हब जो है देखने को मिल जाएगा। आपने ये सारे पैराग्राफ पढ़ने हैं और ये लिखा हुआ है बुद्ध मत का आगाज़ भारत के शायद बनारस से हुआ। तो ये जो बुद्ध मत है ये यहाँ का मज़हब था। ये आप सारा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको टू द पॉइंट सिर्फ इसका जवाब जो है वो शो करूँगा। पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से इसका जवाब है, लेकिन वहाँ से जवाब जो है आपको सीधा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको अल्फाज एक्स्ट्रा मिलेंगे, लाइनें कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो गंधारा के लोगों का मज़हब क्या था? गंधारा के लोगों का मज़हब हिंदू मत था, यानी कि उसके जो लोग थे वो हिंदू मत उनका मज़हब था। लेकिन बाद में बुद्ध मत को सरकारी मज़हब बना दिया गया, लेकिन बाद में उनका जो मज़हब था वो बदल गया। वहाँ के जो लोगों की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू मत नहीं, बुद्ध मत हमारा सरकारी मज़हब है। बुद्ध मत तकरीबन 1000 साल तक इस खित्ते में फैलता रहा। इसको फैलाने में मौर्य सल्तनत के हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने अहम किरदार अदा किया। ये मीम वाव रे ये अलिफिया, इसके अंदर दरमियान में स्पेस नहीं है, इसे मौर्य पढ़ेंगे जैसे मैंने ये लिख रखा है। तो मौर्य के पोते अशोका ने अहम किरदार अदा किया था इस बुद्ध मत को फैलाने में। उसने बुद्धों की खानकाहें होती हैं ऐसी रहाइश गाहें, जैसे अगर आप अभी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं तो आप लाहौर में जाएं या फैसलाबाद में जाएं या फिर पेशावर में जाएं तो वहाँ पर आपका कोई घर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए होंगे, जिसको हम पनाह गाहें भी कहते हैं। वहाँ पर लोग ठहर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। तो ये खानकाहें भी इसी तरह की होती हैं, बनवाई। और एशिया में इस मज़हब को फैलाने के लिए मजहबी रहनुमा भिजवाए। तो जिस तरह मुसलमान तबलीग करते हैं अपने मज़हब की, तो उसने अपने मज़हब को फैलाने के लिए जो है ना अपने मजहबी रहनुमा भी भिजवाए। तो ये इसका जवाब है। दोबारा से आप इसको देख लें, गंधारा के लोगों का मज़हब क्या था, इस मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ। बुद्ध मत उनका मज़हब था, पहले हिंदू मत था। 1000 साल तक ये मज़हब रहा और इसको फैलाने में जो मौर्य सल्तनत के हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने किरदार अदा किया। उसने खानकाहें बनवाई और मज़हब को फैलाने के लिए मजहबी रहनुमा भी बनाए। जल्दी से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब जो है नोट कर लें, वीडियो को रोकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। मैं दूसरी बार इसको रीड नहीं करूँगा ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। अलबत्ता आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दूसरा तफसीली जवाबात का जो सवाल था वो भी हमारा इख्तिताम को पहुँचा। तीसरा हमारे पास यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीब किन मौजूदा इलाकों या खित्तों पर मुश्तमिल थी, नाम तहरीर करें। अब हमें ये पता कि ये यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीब इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। ये लोग अभी ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, इनके घर बार सकाफ़तें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन वह पूछ रहा है आज के दौर में अगर हम बताना चाहें तो मौजूदा दौर में कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर किसी वक्त में यूनानी तहज़ीब थी। मौजूदा दौर में, आज के दौर में कौन से मुल्क का कौन सा इलाका है जहाँ पर रूमी रहा करते थे, और आज के दौर में कौन सा ऐसा इलाका है पूरी दुनिया में जहाँ पर किसी ज़माने में गंधारा तहज़ीब हुआ करती थी। आपने उन इलाकों के जो है सिर्फ नाम तहरीर करने हैं, ज़्यादा तफसील नहीं बतानी। तो ये रहे इनके नाम।
तो जो यूनानी तहज़ीब थी, ये तहज़ीब कदीम यूनान, यूरोप और मगरबी एशिया पर मुश्तमिल थी। तो हमने बता दिया कि कदीम यूनान, यूरोप और मगरबी एशिया पर मुश्तमिल थी। रूमी तहज़ीब कहाँ पर थी? ये तहज़ीब मौजूदा दौर के इटली के इलाकों पर मुश्तमिल थी। आज के दौर में जो मुल्क है इटली, तो इसके इलाकों पर ये कभी किसी ज़माने में तहज़ीब मौजूद थी। गंधारा तहज़ीब, ये तहज़ीब मौजूदा दौर के पेशावर जो कि पाकिस्तान में दरियाए सवात और दरियाए काबल पर मुश्तमिल थी, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाकों में ये गंधारा तहज़ीब के आसार मिलते हैं। ये रहा इसका जवाब, आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर लें। वीडियो के इख्तिताम पर आप इसको सुकून से लिख सकते हैं। तीसरे सवाल का इख्तिताम हुआ जो कि था मेरे करने के काम। अब है हमारे पास हमारे करने के काम। तो इसमें सरगर्मियां हैं, ये आमतौर पर पेपरों में नहीं आती, लेकिन अगर बोर्ड के इम्तहानात हों या आपके क्लास इंचार्ज चाहे, या फिर चूँकि इस बार SBA के पेपर पैक्टा की तरफ से बन के आते हैं, अगर बोर्ड के इम्तहान ना भी हो तो उनमें ये इस तरह के जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल है हमारे पास सरगर्मी की 1 की शक्ल में यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीब की टाइम लाइन बनाएँ। सबसे पहले मैं आपको किताब से दिखा दूँ कि ये कहाँ से है। ये थोड़ा टफ सवाल है, कम ही इम्कान है कि ये सवाल जो है पेपर में आएगा। तो सबसे पहले ये यूनान की टाइमलाइन है कि किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह ख़त्म हुआ, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। यूनान की टाइमलाइन है। यूनान के बाद ये हमारे पास कदीम जो रूम है, इसकी टाइमलाइन है, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास गंधारा की टाइमलाइन है, किस तरह से ये शुरू हुआ और किस तरह ये हमला हुआ और ये ख़त्म हो गया। तो उसने पूछा था यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीब की टाइमलाइन बनाएं। ये मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक ही लाइन में दिखाना चाहूँ तो ये मैंने कुछ आपको शो कर दिया है। अगर आप एक ही लाइन में टाइमलाइन दिखाना चाहें तो वीडियो रोक कर आप इसको लाजमी पढ़ें। पहला है हमारे पास कदीम जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यूनान की टाइमलाइन, कदीम रोम की टाइमलाइन और गंधारा की जो टाइमलाइन है, ये आप इसको पढ़ लें। और फिर दोबारा से आप अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप लेकर रख लें ताकि बाद में इसको आप पढ़ सकें। अगला सवाल है हमारे पास, एटलस की मदद से दुनिया के नक्शे पर कदीम तहज़ीबों की शनाख्त करें। तो आपने एक दुनिया का नक्शा सबसे पहले ले लेना है और उस पर बताना है आपने कि इस इलाके में ये वाली तहज़ीब हुआ करती थी, इस इलाके में ये वाली। जैसे हमारे पास ये एक नक्शा है ना, तो इसमें बताया गया है कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पे गंधारा की तहज़ीब हुआ करती थी, ठीक है ना। उसी तरह ये एक नक्शा है, तो इसके अंदर जो ये हमारे पास रूम के इलाके हैं, यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया अभी, यहाँ ये दिखा दिया कि जहाँ पे पिंक कलर है, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे पिंक कलर है तो ये रूमी सल्तनत था। ये जहाँ पे आपको पिंक नज़र आ रहा है तो ये रूमी सल्तनत थी। इसी तरह वो कह रहा है कि अभी आपने क्या करना है कि दुनिया के नक्शे पर आपने कदीम तहज़ीबों की निशानदही करनी है। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में कम ही आते हैं, लेकिन अगर नक्शा बना आपके पास आ जाए तो आप इसको बताना पड़ेगा। ये रहा आपका ये सवाल का जवाब। तो आपने जो है ये कुतुबनुमा की मदद से आपने ये बता दिया कि ये वादी सिंध की तहज़ीब है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये इस तरह ये चीनी तहज़ीब है, ये रूम की तहज़ीब है, ये यूनानी तहज़ीब है। और ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में सुकून से रीड कर सकें। अगला सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान के सियाहती नक्शे में गंधारा तहज़ीब के मकामात की शनाख्त करें। तो ये हमारे पास यही सवाल, ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये गंधारा तहज़ीब है जो कि पेशावर और दरियाए काबल के आसपास में जो है मौजूद है। तो इसको भी मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। आप इस तस्वीर को किताब से देख सकते हैं या फिर आप ये मैं तस्वीर आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के सियाहती नक्शे पर गंधारा तहज़ीब के मकामात। तो ये वो दिखा रहा है कि ये हमारे पास गंधारा तहज़ीब के मकामात हैं। टैक्सला, तख्तबाई, पेशावर, चार सदा और हिंद। तो सवात यहाँ पर है, टैक्सला, ये चार सदा, ठीक है। तो ये जो मकामात हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पर जो गंधारा की तहज़ीब है किसी ज़माने में हुआ करती थी। तो इस नक्शे को आप ज़रा देख लें, ये मैंने आपके सामने फ़ोकस कर दिया। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में जो है तसल्ली से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का काम, जिसके अंदर हमने जो हमारे पास हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 चहारम,
तो इसको हमने पूरा पढ़ा, सबक के अंदर की सरगर्मियों को भी हल किया और मशक को भी। बेसिकली इसकी एक्सरसाइज नहीं थी, अभी इसकी एक्सरसाइज आगे आएगी। तो अब बजाय इसके कि बाब पंजम शुरू होता, बाब चहारम का ही एक दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है, जिसके अंदर हम वही सोचें और जवाब दें हल करेंगे। इसकी वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह ताला अगले पार्ट के अंदर अपलोड करूँगा, जिसके अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है बाकायदा इसको भी हल करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।